दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राबिया और सोहराब के नाम। शादी की रात मैं अपनी ससुराल में कई अरमान अपने दिल में लिए अपने साजन की सेज सजाए उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। मेरे दिल में ढेरों सुकून और खुशी थी, क्योंकि आखिरकार मैंने अपनी बचपन की मोहब्बत को पा लिया था। वो जो मेरा बचपन का मंगेतर था, आज आखिरकार मैं उसकी बीवी बनकर उसकी सेज सजाए बैठी थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और आज उस प्यार को एक खूबसूरत बंधन में बांध दिया गया था। अब हमारा रिश्ता पूरी तरह से जायज़ था और हम खुलकर एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते थे। यही सोच मेरे अंदर गुदगुदाने वाले ख्यालात पैदा कर रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मेरा पति जल्दी से कमरे में आए और मैं उसके साथ लिपट जाऊं और अपनी मोहब्बत का उससे इजहार करूं। वो मोहब्बत जो कब से मैं अपने सीने में छुपाकर बैठी हुई थी। इससे पहले कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल होता, अचानक मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी थी, जहां से एक साया सा होकर गुजरा था। क्योंकि खिड़की का पर्दा हटा हुआ था और शायद खिड़की की कुंडी भी खुली हुई थी, मुझे लगा न जाने यहाँ कौन है। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठती और खिड़की के पास जाकर देखती, अचानक खिड़की के दोनों पल्ले जोर से खुले और कोई कूदकर अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल एकदम से सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा था। थोड़ी देर पहले मेरे चेहरे पर जो खुशी थी, एकदम से चिंता और डर में बदल गई थी, क्योंकि खिड़की से कूदने वाला एक नकाब पोश आदमी था। उसकी सिर्फ आंखें ही मैं देख सकती थी, जिनमें बेपनाह दहशत भरी हुई थी। मैं एकदम से सहर कर अपने बिस्तर पर और भी सिमट गई थी, क्योंकि शादी की रात ही मेरे कमरे में एक डाकू घुस आया था और मुझे यकीन था कि वो मेरा सब कुछ लूट कर ले जाएगा। मैं बार बार कमरे के दरवाजे की तरफ देख रही थी, दुआ कर रही थी कि जल्दी से कोई आ जाए और उस डाकू को वो सब कुछ करने से रोक दे जो वो करने का इरादा रखता था। मगर उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी और खिड़की भी जोर से बंद कर दी और पर्दे भी बराबर कर दिए। अब तो मैं और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस गई थी, क्योंकि मेरी मदद का हर दरवाज़ा बंद हो चुका था। मैंने कांपती हुई आवाज़ में उससे कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? देखो, मेरे करीब मत आना। आज मेरी शादी की रात है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। मगर वो धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ मेरे पास आने लगा। मैं उसके इरादे अच्छी तरह से भांप गई थी कि वो मेरे साथ क्या करना चाहता है। इससे पहले कि वो मुझे हाथ लगाता, मैंने खुद ही अपने सोने के कंगन उतार कर उसकी तरफ फेंक दिए थे और कहा, देखो, ये कंगन बहुत कीमती हैं, तुम ये रख लो और यहाँ से चले जाओ खुदा के लिए। मगर उसे तो जैसे परवाह ही नहीं थी। इससे पहले कि मैं चीख चीख कर मदद के लिए किसी को बुलाती, उसने अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। साथ ही साथ उसने अपनी जेब में रखी पिस्टल भी बाहर निकाल ली। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो कदम कदम मेरी तरफ बढ़ता आया और बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसका कद मुझसे काफ़ी लंबा था और मुझे उसे देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाना पड़ रहा था। मेरी आंखें दहशत से फटी जा रही थीं, क्योंकि उस डाकू की आंखों में मैंने वो सब कुछ देख लिया था जो वो अभी करना चाहता था। इससे पहले कि मैं उसके सामने हाथ जोड़ती, उसके पैर पकड़ती और कहती कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। देखो, यहाँ से चले जाओ, कि उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दिया और खुद मेरे ऊपर झुक गया। उसने कहा, मैंने आज तक जितना भी कीमती माल लूटा है लोगों से, तुम उन सब में सबसे ज़्यादा अनमोल हो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। उसने हल्की से मेरे कान में सरगोशी की और उसकी बात सुनकर मेरा पूरा वजूद भूकंप की जद में आ गया था। इससे पहले कि मैं चीखती चिल्लाती, उसने ज़ोर से मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी चीखों का रास्ता रुक गया। मैं अपने हाथ पैर चलाने लगी, मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो मेरे ऊपर झुकता ही गया और एकदम से मेरे इतना करीब आ गया कि हमारे बीच हवा के गुजरने का फासला भी ना रहा और उसने अपने ख़तरनाक इरादों को अमली जामा पहना दिया। वो रात जिसके सपने मैंने कब से अपनी आंखों में संजोने शुरू किए थे, वो रात मेरी ज़िंदगी में इस कदर भयानक और डरावना सपना बनकर आएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि उस रात मेरे पति की बजाय उस डाकू ने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति का हक था। मेरी सिसकियाँ उसकी मजबूत बाहों की हथेली के अंदर दम तोड़ गई थीं। मेरे आंसू उस दरिंदे के सिर के बालों में जज्ब हो गए थे, क्योंकि वो मेरे बेइंतहा करीब था। इतना करीब कि मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ खुद से बहुत दूर जाती हुई दिखाई देने लगीं।
एकदम से मेरी सारी कोशिशें दम तोड़ गई थीं, क्योंकि अब कोशिशें करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि वो अपना काम कर चुका था। वो जिस खिड़की से आया था उसी से बाहर चला गया और मैं बिस्तर पर उजड़ी हुई हालत में लेटी सिसक रही थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और मेरा दुपट्टा बिस्तर के नीचे लुढ़का पड़ा था। मेरी चूड़ियाँ बिस्तर पर जगह जगह टूटी हुई थीं और कलाइयों से भी खून रिस रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठकर अपनी हालत को ठीक कर लेती। मेरी नज़र वॉल क्लॉक पर पड़ी तो रात के 12 बज रहे थे और मेरा पति आजर अभी तक कमरे में नहीं आया था। एकदम से कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी और मुझे यूं लगा जैसे मौत का फरिश्ता मेरे दरवाजे के पार खड़ा हो और बस मुझसे कुछ ही देर की दूरी पर हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने मेरा पति खड़ा था और आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत की बजाय अपने लिए बेजारी और नफ़रत देखी थी, क्योंकि मेरी हालत कैसी थी वो दरवाज़ा खोलते ही देख चुका था। मुझे लगा शायद मैं इन नज़रों को सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर लीं। मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था, जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को अपने लपेटे में ले लिया था, क्योंकि मैं जानती थी अब मेरा शौहर मेरे साथ क्या करने वाला है। वो मेरे करीब आया और मुझे आजर मेरी ज़िंदगी में किसी ताज़ा हवा के झोंके की तरह था, एक ऐसी खिड़की की तरह जिसे खोलकर मैं कुछ देर के लिए अपनी ज़िंदगी की घुटन को दूर कर सकती थी। वो मेरी ज़िंदगी की एकमात्र खुशी था और मेरे दिल की तसल्ली था। उसकी संगत में मुझे लगता था मैं इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ और मैं अपने सारे गम एकदम से भूल जाती थी। अपनी सारी परेशानियाँ उसके पहलू में बैठकर हवा में उड़ा देती थी और मेरे चेहरे पर मोहब्बत का हर रंग मुस्कान बनकर सज जाता था। आजर मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मेरे बचपन का मंगेतर और मेरी मोहब्बत भी, जिससे मोहब्बत करना मेरी घुट्टी में ही शामिल करके मुझे पिला दिया गया था, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला था यही सुना था कि आकाश मेरा होने वाला हमसफ़र है। आजर मेरे ताया का बेटा था। मेरे पापा ने मरते समय उसका हाथ मेरे हाथ में थमा दिया था, क्योंकि मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी। मेरे पापा का कोई बेटा नहीं था और वे ये चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में ही अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। इसलिए बचपन में ही मेरा हाथ आजर के हाथ में थमा दिया गया था। अब्बा के मरने के बाद हमारे घर के हालात वैसे नहीं रहे थे जैसे पहले हुआ करते थे, क्योंकि हमारे घर का एकमात्र सहारा और कमाने वाले हमारे अब्बा ही थे। वे नहीं रहे तो हम एकदम से तपते सहरा में आ गए थे, मगर ताया जान और आजर के घर वालों ने हमें बहुत सहारा दिया था। मेरा सारा बचपन बेफिक्री में गुजरा था और आजर के साथ खेलते खेलते मैं कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। जब मैंने पहली बार मोहब्बत का लफ्ज़ पढ़ा तो आजर का चेहरा मेरे दिमाग में आ गया और मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे बचपन से यही सिखाया गया था कि तुमने सिर्फ और सिर्फ आजर से मोहब्बत करनी है, क्योंकि तुम आजर की मंगेतर हो और उसी के साथ तुमने ज़िंदगी भर निभाना है। और मुझे भला और क्या चाहिए था, जिसे आजर जैसा मंगेतर और हमसफ़र मिल जाए, उसे और क्या चाहिए भला। मेरे अब्बा एक स्कूल में क्लर्क हुआ करते थे और उन्हीं की पेंशन से हमारा घर चल रहा था, मगर मेरे ताया यानी आजर के पापा का शहर के बीचों बीच एक जनरल स्टोर था। वे हमसे ज़्यादा खुशहाल थे। देखते ही देखते उनका जनरल स्टोर इस कदर चलने लगा कि वे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगे और अमीर से अमीर होते चले गए। मेरे और आजर के घर के बीच में एक दीवार का ही फासला था और मेरे ताया अब्बा ने वो दीवार भी हटवा दी, क्योंकि वे नहीं चाहते थे हमारे बीच कोई भी फासला हो। वे हमारे साथ बहुत ही अच्छे थे। उन्हें अपने छोटे भाई से बड़ा लगाव था, जो जाते जाते मेरा हाथ उनके बेटे के हाथ में थमा कर गए थे और अपनी इच्छा जताई थी कि मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लेना और मेरी बेसहारा बीबी को भी सहारा देना, जिसे मैं छोड़कर जा रहा हूँ। ताया अब्बा ने मेरे मरहूम अब्बा का वादा निभाया था, इसलिए ये बात पत्थर की लकीर की तरह तय थी कि अगर मुझे दुल्हन बनना है तो सिर्फ और सिर्फ आजर की दुल्हन बनना है। आजर भी मेरी हर ज़रूरत और ख्वाहिश का ख्याल रखता था। हम एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे और ये तय हुआ था कि ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों की शादी हो जाएगी। उसके बाद मैं घर संभालूंगी और आजर बिजनेस संभालेगा, क्योंकि ताया अब्बा ने शहर में 2-3 दुकानें और भी खरीद ली थीं और उन्हें संभालने वाला आजर और ताया अब्बा के अलावा कोई नहीं था। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को भी बहुत सहारा दे रखा था, मगर न जाने क्यों आजर की माँ को ये बात खटकती थी। उन्होंने शायद शुरू से ही मुझे कबूल ही नहीं किया था।
क्योंकि उनका दिल तो अपनी भांजी में अटका हुआ था कि उनकी भांजी ही उनके घर की बहू बनकर आए। इसलिए वे शुरू से ही मेरी माँ और मुझसे नाराज रहती थीं। कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती, ये जताने का कि हम उनके टुकड़ों पर पल रहे हैं। वे आजर और ताया के सामने तो कुछ नहीं कहती थीं, मगर उनके जाने के बाद मेरी माँ को खूब बातें सुनाती थीं और घर के सारे काम भी करवाती। मगर मेरी माँ सब्र और शुक्र से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि कल को मेरी बेटी को ही सुकून मिलेगा। और फिर आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मेरा और आजर का रिश्ता और शादी की तारीख तय हो गई। मेरी खुशी की तो कोई सीमा नहीं थी। आजर भी उतना ही खुश था जितना कि मैं। हम दोनों ने अपनी मंगनी का कभी भी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था और कभी भी एक दूसरे से नाजायज़ रिश्ता नहीं बनाया था, बल्कि मैं यही चाहती थी कि आजर को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के बाद ही उस पर अपना हक जताऊंगी और उसके सारे हक वसूल करूंगी। और आज आखिरकार वो सारे हक वसूल करने की रात थी, यानी कि मेरी शादी की रात थी। ताई अम्मा शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मगर फिर भी ताया के सामने उनकी नहीं चलती थी। और वैसे भी आजर सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता था, इसलिए वे बेबस थीं और आखिरकार उन्हें मुझे अपनी बहू कबूल करना ही पड़ा था। मैं आज बेहद खुश थी। दुल्हन बनी बैठी अपने आजर का इंतज़ार कर रही थी, उसके लिए बेकरार हो रही थी। ढेर सारी उमंगें दिल में मचल रही थीं। मगर शादी की रात ही मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और मेरी ज़िंदगी एक पल में बर्बाद हो जाएगी। और वो आजर जिसकी मोहब्बत पर मुझे मान था, यकीन था, और मुझे लगता था कि आजर की मोहब्बत मेरे लिए तपते सहरा में एक ठंडी फुहार जैसी है और उसकी मोहब्बत मुझ पर खुलने वाली है। मुझे इस बात का अंदाज़ा होने वाला था कि वो सब कुछ एक फरेब के सिवा कुछ भी नहीं था, क्योंकि आदमी कभी भी ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं करता और अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करता जो किसी और की इस्तेमाल की हुई हो। वो शायद झूठे बर्तन में खाना खाना तो गवारा कर सकता है, मगर अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाली औरत को अगर कोई और चख जाए तो ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती। और आज आजर का पर्दा भी मुझ पर खुलने वाला था। इससे पहले कि कमरे का दरवाज़ा खुलता, मेरा दूल्हा अंदर आता, अचानक ही खिड़की के दरवाजे के पट खुले थे और दूल्हे की जगह एक डाकू अंदर आ गया था और मेरा पूरा शरीर कांप गया था, क्योंकि खिड़की से कूदने वाला वो शख्स मेरी आंखों से मेरे सारे सपने और अरमान लेकर अपने साथ चला गया था। वो आया तो मेरा सामान और गहने लूटने था, मगर मुझे ही लूट कर चला गया था। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, आज तक ऐसा हसीन माल कभी नहीं देखा, तुम्हें तो लूट कर बहुत मज़ा आएगा। आज तुम्हारे पति के बजाय मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। और मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई थी। उसने तो मुझे माफ़ी मांगने का या कुछ भी बोलने का मौका भी नहीं दिया था और मेरी इज्जत ख़राब करके उसी खिड़की से बाहर चला गया था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि उसने मेरी दूसरी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। मेरा गहना वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। हालांकि मेरा गहना काफ़ी कीमती था, मगर हर जगह फर्श पर बिखरा पड़ा था। वो लेकर नहीं गया था और मैं सिसकियों से रो रही थी कि अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा दूल्हा अंदर दाखिल हुआ था। उसने जब मेरी ये हालत देखी तो एकदम से सन्न रह गया। मैं उसकी आंखों में अपने लिए पहली बार बेगानगी, बेजारी और नफ़रत देख रही थी। मैं बिस्तर पर कैसी उजड़ी हुई हालत में लेटी हुई थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे, मेरे कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, जो चीख चीख कर मेरी हालत की गवाही दे रहे थे कि मेरे साथ अभी कुछ देर पहले क्या हुआ है। आजर कदम कदम चलते हुए मेरे करीब आया। वो बिल्कुल सन्न रह गया था। उसने तो यही सोचा होगा कि उसकी दुल्हन उसका घूंघट में इंतजार कर रही होगी और वो जाकर उसका घूंघट उठाएगा और पूरे हक के साथ उसके साथ प्यार जताएगा। मगर दरवाज़ा खुलने के बाद वाले दृश्य ने जैसे उसकी सारी सोचों पर पानी फेर दिया था। मैं हताश नज़रों से उसे देख रही थी और वो मुझे अजीब नज़रों से, ऐसी नज़रें जिसमें बेगानगी और लापरवाही होती है, निर्दयता होती है। मैं एकदम से बिस्तर से उठकर बैठ गई। मेरा पूरा शरीर दर्द से चूर हो रहा था, मगर मैंने अपनी सारी हिम्मतें जुटाईं। वो मेरे करीब आया और कहने लगा, राबिया, तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया है? और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। एकदम से उसके सीने से लिपट गई। मैंने कहा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। किसी ने मुझे आकर बर्बाद कर दिया है। वो कोई चोर डाकू था जो शायद मेरा सामान लूटने आया था, मगर मुझे ही लूट कर चला गया। मैं तो अपना दर्द आजर के कंधे पर सिर रखकर उसे बांट रही थी।
मगर उसने तो एकदम से मुझे पीछे धकेल दिया, जैसे मैं कोई अछूत की मरीज हूँ। और मैं बिल्कुल हैरान नज़रों से उसे देख रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरा दर्द बांटेगा, मुझे तसल्ली देगा, मेरे जख्मों पर मरहम रखेगा। मगर वो भी एक मर्द था जिसकी बीवी और जिसके घर की इज्जत एक ही पल में रौंद दी गई थी। वो एक गैरतमंद आदमी था और अपनी आंखों में ढेर सारी बेपरवाही लिए मुझे ही देख रहा था। मगर मैं फिर से उसके करीब गई ताकि उसे खुद से दूर न जाने दूं, मगर वो तो पहले ही दूर जा चुका था। मैंने उसका हाथ थामा तो वो बिल्कुल ठंडा था, बिल्कुल उसके लहजे की तरह। कहने लगा, आई एम सॉरी राबिया, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों में ज़रा सा भी नुक्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसमें ज़रा सी भी खराबी पैदा हो जाए तो मैं उसे फेंक देता हूँ। तुम मेरे मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हो और मैंने तो तुम्हें टूट कर चाहा था। तुम तो मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ थी। तुमसे तो मुझे इश्क था। मगर तुम खुद ही सोचो कि मैं एक कुंवारा आदमी हूँ और आज तक किसी दूसरी लड़की को मैंने वैसी नज़र से नहीं देखा। क्या मुझे एक ऐसी लड़की को अपनाना चाहिए जो अपनी इज्जत तो पहले ही गंवा चुकी हो, जो कुंवारी ना रही हो? उसके अल्फाज थे या फिर क्या बम थे मुझे नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मुझे कोई कोड़े मार रहा है और मेरी रूह को छलनी कर रहा है। मेरी आंखों के अंदर आंसू जमकर रह गए थे। आजर की निर्दयता पर उन्होंने बहने से भी इनकार कर दिया था। मैं किसी हालत में उसके करीब आई, उसके दोनों कंधों को थाम लिया और कहा, आजर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो ना? फिर तो तुम्हें मुझे समझना चाहिए कि मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। तुम्हें मरहम रखने की बजाय मुझसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम मजाक कर रहे हो ना? कहने लगा, मजाक तो मेरे साथ हुआ है और बहुत ही बड़ा भद्दा मजाक हुआ है। न जाने वो कौन था, शायद तुम्हारा ही कोई जानने वाला होगा, तुम्हारा आशना होगा, जो मुझसे शादी होने पर बदले की आग में तुम्हारी इज्जत खराब करके चला गया। उसकी आंखें न जाने किस जज्बे के तहत लाल हो रही थीं, बल्कि आंखों के कोनों पर आंसू भी चमक रहे थे। मैं उसके दिल की हालत को अच्छी तरह समझ सकती थी। उसने तो हमारी आने वाली ज़िंदगी को लेकर ना जाने कितने सपने सजाए होंगे और आज की रात के लिए भी तो उसने ना जाने कितने सपने देखे होंगे, जो सब टूट कर चकनाचूर हो गए थे। लेकिन उसने जो कुछ कहा था, मुझे उन अल्फाजों की उम्मीद नहीं थी। मैं एकदम से हैरान रह गई थी। मैंने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है आजर। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी कि वो कौन था, कहाँ से आया था और क्यों मुझे एक ही पल में बर्बाद करके चला गया। अब मेरी आंखें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगी थीं, क्योंकि मेरा सदमा अब दुख में बदल चुका था। ऐसा दुख जिस पर मरहम लगाने वाला ही मुंह मोड़कर बैठा था। मैंने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से थाम लिया। मैंने कहा, आजर, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, मुझसे कसम ले लो। तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो ना? मगर उसकी आंखों में इतना परायापन था कि मुझे लगा शायद वो मुझे पहचानता ही नहीं है। उसने जोर से मेरे हाथ झटक दिए। कहने लगा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? एक औरत की इकलौती कीमती चीज़ उसकी इज्जत होती है, और अगर कोई उसे रौंद कर चला जाए तो फिर उसके पास बचता ही क्या है? तुम्हारे पास भी अब कुछ नहीं बचा, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। आई एम सॉरी, लेकिन अब तुम मेरे लायक नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें अभी तलाक। आजर के शब्द अभी उसके मुंह में ही थे कि मैंने जोर से तड़प कर उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी थी और उसकी विनती करने लगी, क्योंकि अब वो मेरा प्रेमी से शौहर बन चुका था। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी में जरा सा भी दोष बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी बचपन की मोहब्बत जरा सा दाग लगने पर मैली हो चुकी थी और वो बजाय उस मैल को उतारने के मुझे ही अपने जीवन से खरोच कर हटाना चाह रहा था। मैंने कहा, आजर, क्या तुम्हारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर थी कि जरा सा दाग लगने पर मैली हो गई? तुमने तो मुझसे वादे किए थे, साथ निभाने की मुझसे कस्में खाई थीं, और आज तो हमारी मोहब्बत के मिलन की रात थी, हमारे मिलन की रात थी। कहने लगा, वो रात अब कब की गुजर चुकी है। अब सच का सामना करने का वक्त है, और सच यही है कि मैं किसी भी सूरत में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने खड़े खड़े मुझे 3 तलाक दे दिए। वो इतना निर्दयी कठोर होगा मैं जान ही नहीं सकी थी। उसने तो उस डाकू से बढ़कर मेरे साथ अन्याय किया था, क्योंकि उस डाकू ने तो सिर्फ एक ही बार मेरी इज्जत को ख़राब किया था, मगर आजन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं एकदम हैरान सी नज़रों से उसे देख रही थी।
जैसे मुझे अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। वे कान जिनको आजर का इजहार मोहब्बत सुनना था, अब वही कान उससे इस प्रेम के अंत का ऐलान सुन रहे थे। वो एक ही पल में पराया हो गया था। ये कहते ही वो कमरे से निकलने लगा तो मैं उसके पैरों में पड़ गई थी। हालांकि मुझे पता था कि अब वो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी मैं एक कोशिश करना चाहती थी, एक और जिल्लत सहना चाहती थी। मैंने कहा, आजर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे साथ ऐसा मत करो, कम से कम मुझे इंसान तो समझो। मेरी माँ सुनेगी तो वो मर जाएगी कि उसकी बेटी एक ही रात में उजड़ गई है। वो तो अपनी आंखों में आज न जाने कितने सपने लेकर सोई होगी, अपने कंधों पर से बोझ हटाकर सोई होगी कि उसकी बेटी का फर्ज पूरा हो गया है। खुदा के लिए मेरे साथ ये सब कुछ मत करो। मैं बिन बाप की बच्ची हूँ, कहाँ जाऊँगी? मुझ पर कुछ तो रहम करो। मैं बाकायदा उसकी मिन्नतें करने लगी थी, मगर उसने एकदम से अपना वजूद मुझसे छुड़ाया और कमरे से बाहर चला गया। और मैं वहीं कोने के साथ बैठकर सिसकती रही, तड़पती रही, अपनी मोहब्बत पर मातम करती रही। बड़ा मान था मुझे अपनी मोहब्बत पर, जो एक ही पल में चकनाचूर हो गया था। शायद अभी मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात थी और इस रात की स्याही और तारीकी मेरी पूरी ज़िंदगी पर असर डालने वाली थी। आजर तो कमरे से चला गया और मुझे नहीं पता कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे आजर के रवैये ने इस कदर तोड़ कर रख दिया था कि मैं बेहोश होकर वहीं फर्श पर ढेर हो गई थी। और जब मेरी आँख खुली तो मैं अस्पताल में थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने के पास बैठी मेरा हाथ सहला रही थी। मुझे तो हैरानी हो रही थी अपनी माँ के हौसले पर, क्योंकि मुझे लगा था कि वो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जिंदा नहीं बचेंगी। मगर शायद वो भी मेरी तरह जिद्दी थी, क्योंकि मैं नहीं मरी थी और वो भी अभी तक जिंदा थी। मैंने आंखें खोली तो मेरी माँ मेरी आंखों की वीरानी देखकर कांप कर रह गई थी। उन्होंने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रख लिया। कहने लगी, मेरी बच्ची, तेरे साथ क्या हो गया? एक ही रात में तू सदियों की बीमार लगने लगी है। मेरी माँ जोर जोर से रोए जा रही थी और मेरे आंसू तो सूख चुके थे, शायद अब कभी नहीं बहेंगे, क्योंकि आंसू बहने के लिए आपके सीने में दिल का होना जरूरी होता है। और दिल तो मेरा आजर के कदमों तले कुचला जा चुका था। अपनी मौत आप मर गया था, इसलिए मुझे लगा कि मैं ना सारी ज़िंदगी मुस्कुरा सकूंगी और ना ही रो सकूंगी। मेरी माँ कहने लगी, राबिया, अब हम कहाँ जाएंगे? उन लोगों ने एक ही रात में आंखें माथे पर रख ली हैं। पहले तो आजर की माँ ही हमारी दुश्मन थी, मगर अब तो उसका बाप और आजर भी दुश्मनी पर उतर आए हैं और वे किसी भी सूरत में हमें अपने घर में देखना नहीं चाहते। मैंने तो उनकी बहुत मिन्नतें की थी, उनके पैर पकड़े थे कि मेरी बेटी को यूं मत छोड़ो, वो मर जाएगी, मगर न जाने वो इतना निर्दयी कैसे बन गया। मेरी बेटी के साथ करने वाले अन्याय का बदला लेने की बजाय खुद ही अन्याय करने पर उतर आया। अम्मा भी मेरी ही तरह बेयकीन थीं। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख लिया और फिर से फूट फूट कर रोने लगीं, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी के नसीब में अब सारी ज़िंदगी बस रोना ही तो लिखा था। और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जब हम घर आए तो हमारा सामान गठरी की सूरत में घर के एक कोने में पड़ा हुआ था और ये एक साफ इशारा था कि अब हम इस घर में और ना रहें तो अच्छा है। हमसे हमारा घर भी छीना जा रहा था, क्योंकि वे हमें अपने करीब भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मेरे ताया मेरे पास आए। मैंने उन्हें उम्मीद भरी नज़रों से देखा था, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी कहा था। अगर उनकी बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ होता तो क्या वे ऐसा ही करते जैसा वे अब कर रहे थे? मैं उनकी तरफ वीरान आंखों से देख रही थी। मुझे लगा वो मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मुझे दिलासा देंगे, मगर उन्होंने तो अपनी आंखें ही अपने माथे पर रख लीं। वे तो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे, बल्कि अम्मा से मुखातिब होकर कहने लगे, देखो सूफिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने हमेशा तुम्हें सहारा दिया है। अपने और तुम्हारे घर के बीच से दीवार तक हटवा दी, क्योंकि मैंने तुम लोगों को कभी भी गैर नहीं समझा था। और ये सब कुछ मैं अपने बेटे की वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि अब अगर वही बेगाना हो गया है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, मगर मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि तुम्हें कहीं और जगह घर लेकर दे देता हूँ, जहाँ पर तुम अपनी बेटी के साथ जा सकती हो, क्योंकि अब तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मैं अपने बेटे की वजह से मजबूर हूँ, क्योंकि वो राबिया को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे जो जरा सी गलत खुशफहमी हो गई थी वो एकदम से टूट गई। हमसे हमारे घर की छत भी छीन ली गई थी और ताया ने हमें दूसरे शहर भेज दिया। अपने एक मालदार दोस्त की मिन्नत की कि वो हमें अपने सर्वेंट क्वार्टर में रख ले। मुझे तो अब कोई भी फ़र्क पड़ता ही नहीं था कि मैं कहीं भी रहूं।
मैं जो हर समय सबकी नज़रों के घेरे में रहती थी और वो मुझ पर हर समय किसी छाँव की तरह रहता था, एकदम से उसने मुझे हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। खैर, समय यूं ही गुजरता चला गया और मैं हर रोज़ उसकी मोहब्बत का मातम मनाती रह गई। जिस घर में ताया ने हमें भेजा था वो बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर था, जिसकी एक साइड पर बने हुए क्वार्टर में हम दोनों माँ बेटी रहते थे और सारा दिन उनके घर के काम भी करते थे। वो काफ़ी अच्छा इंसान था, मगर मेरा तो सच्चाई और अच्छाई पर से विश्वास ही उठ गया था। मैं बिल्कुल किसी बेजान मोमी गुड़िया किसी ज़िंदगी गुजार रही थी, जिसके सीने में दिल नहीं धड़कता था। अगर कभी धड़कने भी लगता तो मैं ज़ोर से उसकी आवाज़ को बंद कर देती और अपने कानों पर हाथ रख लेती ताकि मुझे उसकी धड़कन सुनाई न दे। मेरी माँ उम्र से पहले बूढ़ी हो गई थी, क्योंकि उन्हें मेरा गम खाए जा रहा था। ताया ने और आजर ने तो पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली थी। उन्होंने तो हमें अपने वजूद से यूं फेंक दिया था जैसे शरीर का कोई हिस्सा खराब होने पर उसे काट दिया जाता है और अपने शरीर से अलग कर दिया जाता है। एक दिन मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी, राबिया बेटा, तुम सारी ज़िंदगी इस दर पर तो नहीं पड़ी रह सकती, इसलिए दोबारा से घर बसाने के बारे में सोचो, क्योंकि हर मर्द आजर जैसा तो नहीं होता ना। और मैं अपनी माँ की बात पर हैरान रह गई, क्योंकि वो आजर जो मुझसे हर समय मोहब्बत का दम भरता था वही बेगाना हो गया था, तो मैं किसी दूसरे मर्द पर विश्वास कैसे कर सकती थी, क्योंकि मुझे लगता था हर मर्द अपने घर की इज्जत के बारे में बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। और इज्जत ही तो मेरी ख़राब हो चुकी थी, अब मुझे कौन अपनाएगा, क्योंकि मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी अब यूं ही अकेले कटेगी। मैंने अपने सारे सपने अपनी आंखों से नोच कर फेंक दिए थे, कोई भी मेरे दुख का इलाज नहीं कर पाएगा। मगर शायद मैं गलत थी, क्योंकि फिर मेरी ज़िंदगी में सोहराब आ गया। वो मेरी हुमस भरी ज़िंदगी में किसी ताज़े हवा के झोंके की तरह आया था और मेरे सारे दुख और तकलीफ़ अपने साथ बहाकर ले गया था। जिस बिजनेसमैन के घर में हम काम करते थे वो उनका कोई जानने वाला था। एक दिन मैं घर के अंदर जाती सीढ़ियों पर पोछा लगा रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं एकदम से पीछे को पलटी थी। उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा था, मिस राबिया, और मैं एकदम से घबराकर पीछे पलटी। मेरा पैर सीढ़ी पर से फिसला और मैं अचानक से संतुलन न रख सकी। इससे पहले कि मैं नीचे फर्श पर गिर पड़ती और अपना सिर फोड़ लेती, उसने मुझे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया था। मैं बिल्कुल उसकी गोद में आकर गिरी थी और उसकी आंखों में देखने लगी। मैंने जो आज तक आजर के अलावा किसी लड़के की आंख तक उठाकर नहीं देखा था, मगर उसे देखकर मैं अपनी नज़रें झुकाना भूल गई थी। वो भी मुझे अंदर तक उतरती हुई नज़रों से देख रहा था। मुझे यूं लगा जैसे मैंने ये आंखें पहले भी कहीं देखी हैं, मगर कहाँ। ये सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मिंदगी के आलम में उसकी गोद में पड़ी हुई थी। इससे पहले कि मैं खुद को उसकी मजबूत पकड़ से आज़ाद कराती और अपने आप को उससे छुड़ाती, उसकी अगली बात ने तो मुझे सकते में डाल दिया था। मुझे यूं लगा जैसे मेरा दिल फिर से धड़कने लगा है, क्योंकि उस आदमी ने मुझे। दोस्तों, ये कहानी का पहला भाग है। इसका दूसरा और आखिरी भाग कल इसी समय अपलोड किया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस कहानी के आखिरी भाग का आनंद उठाएं। दोस्तों, हमारी कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक किया करें, अपना एक कमेंट भी किया करें। आप लोग भी अपने नाम की स्टोरी लिखवा सकते हैं, जिसके लिए आपको बस अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना पड़ेंगे और अपनी कहानी का वेट करना पड़ेगा। बट आपको मुझे नई स्टोरी पर आकर रिमाइंड कराना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि किसकी स्टोरी पहले रखनी है। तो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में दें और अपनी स्टोरी का वेट करें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई स्टोरी के साथ।